हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि धरती के अलावा भी कहीं और भी जीवन हो सकता है, तब तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलो बात करते हैं एलियन इन्वेजन पर। देखो, वैसे तो इंसानों के लक्षण ऐसे हैं ना कि एलियन धरती पर आकर और हमारी हरकतें देखकर ज्यादा दिन यहाँ पर टिक जाएं। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह से टिक गए तो कोई ना, अब हम उन्हें भगाएंगे, सिस्टम फाड़ देंगे। इन भाई साहब की बातों पर ध्यान मत दो। हम सिस्टम नहीं फाड़ेंगे बल्कि एलियंस को फोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, ये वीडियो किसी घपलू चपलू एलियन के ऊपर नहीं है, बल्कि कुख्यात, छटे हुए, खूंखार, खुराफाती, कतई भयानक से दिखने वाले एलियंस के ऊपर है। देखो, अगर धरती पर ऐसे हाई टेक तामझाम लपेटे हुए एलियन आ गए तो भाई साहब हमें ये उल्टा टांग देंगे, तो हम अपने घर को कैसे बचाएंगे और उन्हें कैसे कूटेंगे? तो सबसे पहला सवाल आता है कि एलियन अपना काम धंधा छोड़कर धरती पर क्यों आएंगे? देखो, अगर एलियन किसी तरीके से धरती पर आने में कामयाब हो जाते हैं तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि वो इंटरगैलेक्टिक स्पीसीज है, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो अलग अलग ग्रहों पर जाकर रह सकती हैं। और अगर टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस है तो प्रकृति का नियम है कि हर ताकतवर चीज कमजोर पर अपनी ताकत का प्रयोग करती ही है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि एलियंस के धरती पर आने के 3 कारण हो सकते हैं। पहला, स्पेस से रास्ता भटककर धरती पर टपक जाना, जैसा कि हमें पुरानी वाली सुपरमैन मूवी में सुपरमैन के रिश्तेदारों के बारे में दिखाया गया था, वो भी तो गलती से धरती पर आए थे। दूसरा कारण, भाई साहब एलियंस अपने घर की लंका लगा चुके हैं, तो अब चाहिए उन्हें दूसरा ग्रह और उस खोज में धरती फिट हो गई। और तीसरा कारण, विस्तारवाद, यानी अपनी ताकत का प्रदर्शन करके दूसरे ग्रहों को गुलाम बनाना। अब अगर उनके आने का कारण समझ में आ गया तो ये सुनो, अगर ऐसी हाई फाई टेक्नोलॉजी का लहंगा पहनकर एलियंस यहाँ आ गए तो भाई साहब इस लहंगे का जो महंगा महंगा हाईटेक तीर तमंचा आपको दिख रहा है, ये तो मार मार के हमारा तुम्बा बना देगा। और अगर उनके अपने घर के बर्बादी के पर्चे भर चुके हैं तो उनका क्या पता वो हमारी ही धरती को टेराफॉर्म करने लग जाएं। अब ये टेराफॉर्म क्या चीज है? देखो, यहाँ पर मैं आपको सुपरमैन वाला एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है तो उसमें ये दिखाया गया कि ये अपने सुपरमैन के जो रिश्तेदार थे, ये अपने टेक्नोलॉजी का तामझाम लेकर अपनी धरती को ही क्रिप्टन, मतलब वो ग्रह जिस पर ये रहते थे, उसमें बदलने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि यहाँ की ग्रेविटी को, यहाँ के वातावरण को, हमारे ग्रह की शेप को, इन सारी चीजों के बदलने के तरीके को ही टेराफॉर्म कहते हैं। अब देखो, अगर आपसे कोई आपका घर छीनेगा तो क्या आप खड़े होकर तमाशा देखोगे? नहीं भाई साहब, हम तो लड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर एक ग्रह की सारी बुनियादी चीजें दूसरे ग्रह में पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगी। तो चलो अब जरा इस लड़ाई के हथियार बनाते हैं। देखो, एलियंस की गुद्दी पकड़कर रगड़ने के लिए हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। पहला है इंटेलिजेंस। हमें उनकी ताकत, उनकी कमजोरियां, सबके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन है, क्या चाहते हैं। दूसरा, डिफेंस, यानी कि रक्षा तंत्र। हमारे ग्रह के पास एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम होना चाहिए, मतलब खुदा ना खास्ता अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा हमें बचाए। और तीसरा, हमला करने की प्रणाली। मतलब कुल मिलाकर हमें ऐसे हथियार और प्लानिंग चाहिए जो उन्हें ठिकाने लगा सके। अब देखो, एलियंस के आने से पहले हमें उनकी धरपकड़ के लिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए। बोले तो भाई साहब हमें खर्चे का पर्चा तो भरना पड़ेगा। अब सवाल आता है ये कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? तो जो चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी पे भरोसा करते हैं, यानी कि रडार। अब हमें अपनी पूरी धरती के चारों तरफ ऐसे रडार्स का जाल बिछाना पड़ेगा जो लगातार स्पेस में हो रही इस हलचल पर नजर रख सके। अब देखो, जिन्हें नहीं पता कि रडार क्या होता है और कैसे काम करता है, उन्हें मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। देखो, एक रडार और एयरक्राफ्ट का रिश्ता सास बहू की तरह होता है। मान लो मोहल्ले में कोई फंक्शन था, किसी का मुंडन था। अब भैया सास और बहू दोनों वहाँ पर पहुँच गए। अब भाई साहब बहू ने कर दी सास की बुराई। अब देखो, महिलाओं में इंफॉर्मेशन का जो आदान प्रदान होता है, मतलब क्या कहते हैं उसे, हाँ, चुगली करना, ये तो लाइट की स्पीड से भी तेजी से फैलता है। इन शॉर्ट, बहू ने सास की चुगली कर दी और ये खबर सास के कानों तक जा पहुंची और सास ने बहू को धर लिया। अब यहाँ पर बहू है रडार और बहू के द्वारा छोड़ी गई सास की तारीफें, वो है रेडियो वेव। और भाई साहब सासू माँ हो गई हवा में उड़ता हुआ एयरक्राफ्ट। अब जैसे चुगली ने सासू माँ को ढूंढ लिया, वैसे ही रेडियो वेव्स एयरक्राफ्ट को ढूंढ लेती हैं। अब जैसे चुगली सुनकर सासू माँ ने एक्स्ट्रा इज्जत भी अपनी बहू को दी थी, ठीक इसी तरीके से एक एयरक्राफ्ट से रेडियो वेव्स टकराकर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लाती हैं, जैसे कि हवा में उड़ने वाली चीज की रफ्तार क्या है, उसका साइज क्या हो सकता है, और इसके अलावा भी दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन रेडार टकरा के आने वाली रेडियो वेव्स की मदद से इकट्ठा करता है। अब देखो, अगर आपको रेडार की हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब कुछ जाननी है, मतलब कैसे वो बना और आज वो कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये रहा उसका थंबनेल, पसंद आए तो देख लेना। अब आगे चलते हैं। तो जी हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमें धरती पर बड़े बड़े रेडार एंटीना लगाने हैं। मस्त प्लान है।
ये तो अधूरा प्लान है। रेडार एंटीना कोई गारंटी नहीं है, ये कोई डिफेंस थोड़ी ही है, ये तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। भाई साहब जरा ये सोचो, अगर एलियन धरती पर आ गए और हमें ये पता भी लग गया कि भाई साहब बाराती आ गए हैं, तो हमें तैयारी का समय कैसे मिलेगा? इसीलिए हमें ये रडार सिस्टम स्पेस में लगाना पड़ेगा। मतलब प्लान तो ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। आपने अक्सर सुना होगा कि रडार ड्रोन को ठीक से नहीं पकड़ पाता। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो जी, ड्रोन होता है छोटा हवाई जहाज, तो रडार छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूज जाता है। क्या बोला तूने? अरे सॉरी, कंफ्यूजन हो जाता है। रडार को छोटी चीजों को लेकर कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने कंफ्यूजन और जाता को एक साथ जोड़ दिया, कन्फ्यूजिया। कोई ना, बड़ी बड़ी वीडियो में छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। लेकिन किस तरह का कंफ्यूजन? लो ये उदाहरण देखो। कुछ समझ आया? भाई साहब आपको क्या, 16 भाषाओं के ज्ञानी को भी समझ में नहीं आएगा। अब इस छोटे से बच्चे को मान लो आप ड्रोन, ठीक बिल्कुल ऐसे ही जब कोई छोटा विमान या ड्रोन टाइप रेडार की पकड़ में आता है, तो रेडार ये सोचता है कि कछु तो हवा में उड़ रेला है, मतलब उड़ रहा है, पर ये निकम्मा है क्या, ये पता ना। अब जैसे इस बालक ने जो बोला था वो समझ में नहीं आया, ठीक बिल्कुल इसी तरीके से छोटे विमान या ड्रोन रेडार को कंफ्यूज कर देते हैं। और भाई साहब ये शक्तिशाली रडार जो किसी भी विमान या मिसाइल को पकड़ सकता है, ड्रोन के मामले में बिल्कुल क्या कहें, लुल्लू निकलता है। लुल्लू समझते हो ना? हमारे यहाँ पर छोटे कीड़े को लुल्लू कहते हैं। और देखो, अगर कभी आप गांव वगैरह में गए हो या फिर रहे हो, तो आपने सुना होगा, अक्सर दादी नहीं कहती, मिट्टी में मत खेल, लुल्लू काट लेगा। ये वही लुल्लू है। अब देखो, इस माथा पच्ची से ये नतीजा निकलता है कि अगर एलियन शिप छोटे हुए तो हमारे रेडार बेकार हो जाएंगे। अब इसका क्या इलाज है? तो जनाब इसका इलाज है एक्स-रे डिटेक्टर्स। मतलब छोटा वेवलेंथ होने की वजह से ये स्पेस में एक धूल के कण को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना। अब हम अपने एक्सरे डिटेक्टर्स को एआई की मदद से ट्रेन करके चीजों में फर्क करना सिखाएंगे कि हवा में चलती हुई किस चीज पर शक करना है और किस पर नहीं। लेकिन अब जरा आप ये सोचिए कि ये सारी चीजें हमें एलियंस के आने के बारे में बताती हैं, लेकिन इनमें से एक भी एलियंस को रोकने का जुगाड़ तो नहीं है। मतलब तो हम उन्हें रोकेंगे कैसे? चलो अब हथियार बनाते हैं, क्योंकि शायद हमारे ये रॉकेट मिसाइल एलियंस पर काम ना कर पाए। तो भैया अपने पास ऑप्शन क्या है? तो जी पहला ऑप्शन है लेजर्स। देखो, अगर हम हाई एनर्जी लेजर्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिट कर दें, मैंने मतलब पिछली वीडियो में बताया भी था कि ऐसी लेजर्स को सोलर पंप लेजर कहते हैं। तो अगर हम ऐसी लेजर्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में फिट करके एलियंस की फील्डिंग लगा दें, तो एलियंस लटक जाएंगे। खाओ माँ कसम। अरे भाई साहब रुक जाओ। यहाँ एक समस्या है। मान लो कि लेजर्स का एलियन शिप और एलियंस के ऊपर कोई असर होता ही ना है, तब क्या करोगे? हाँ जी, ये भी तो हो सकता है कि एलियंस ने टेक्नोलॉजी के सारे चैप्टर अच्छे से चार्ट रखे हो और उनका शिप और उनकी ऊपरी बॉडी लेजर प्रूफ हो। अब ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? तो जी अब आता है हमारा सबसे ताकतवर हथियार, वो है न्यूक्लियर बॉम्ब। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इन्हें पक्का निपटा देगा। अब देखो, लग तो रहा है कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसके साथ भी एक समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। और इसके बारे में आप डॉक्टर मिचियो काकू से सुनो, उसके बाद में समझाता हूँ। Detonating a nuclear bomb in deep space is not so dramatic. Yes, there's radiation, but there's no blast or shockwave. For the same reason that in outer space, nobody can hear you scream. There's no air to conduct the blast. अब देखो, डॉक्टर मिचियो काकू के हिसाब से स्पेस में ये बॉम्ब फोड़ के कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि ना ब्लास्ट बनेगा ना शॉकवेव बनेगी। तो ये सारी माथा पच्ची करके फायदा क्या? भाई साहब फायदा है, बिल्कुल है। अब देखो जी, इस समस्या का सॉल्यूशन वैसे मैंने निकालने की कोशिश तो करी है। अब पता नहीं कि वो सही है या गलत है, लेकिन भाई साहब वो कुछ ऐसा है जैसे हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे सनम। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, अगर हम धरती के डेंस एटमॉस्फेयर के ऊपर सारे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देते हैं, तो धरती तो रेडिएशन से बच जाएगी। और क्यों बचेगी ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले आगे की बात सुनो। देखो, धरती के एटमॉस्फेयर के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ने से एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स पैदा होगा। If you detonate the bomb just outside the atmosphere, you could paralyze the entire alien fleet. अब एलियन शिप आएंगे और EMP उनके जहाजों को धर लेगी, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फ्राई हो जाएंगे और बस। फिर हम लोग गाना गाएंगे। बिल्कुल। गाना क्यों गाएंगे हम? हीरो अक्सर गाना गाता। क्या? कौन हीरो? कहाँ देखा ये सब? नहीं, गाना नहीं गाएंगे, आगे सुनो। अब देखो, यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि भैया कैसी बातें कर रहे हो? EMP एक एनर्जी का बर्स्ट है। अगर हमारे बम फोड़ने की टाइमिंग जरा भी इधर उधर हो गई, मतलब अगर हमने एलियंस के आने से पहले या बाद में बम फोड़ दिए या बम फोड़ने में लेट हो गए, तो देखो EMP का तो पता ना, लेकिन एलियंस जरूर हमें धर लेंगे। अब देखो, अगर आपके भी मन में यही बात चल रही है तो जरा थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बात भी सुन लो। देखो, मैं बहुत ज्यादा
ज्यादा टेक्निकल डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि उससे वीडियो बोरिंग हो जाती है, लेकिन आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूँ। देखो, आपको क्या लगता है कि जब EMP पैदा होती है या EMP का बर्स्ट छोड़ा जाता है तो क्या बस एक बारी में ही सब कुछ खत्म? नहीं महाराज, बल्कि EMP 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है जिनके नाम है E1, E2 एंड E3। देखिए, अगर आप में से कोई मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स का स्टूडेंट है तो ये बात वो बहुत अच्छे से जानता होगा कि E1 एक हाई इंटेंसिटी पल्स है जो कुछ माइक्रो सेकंड्स के लिए रहती है, और E2 मीडियम इंटेंसिटी पल्स है जो कुछ मिली सेकंड्स के लिए रहती है, और E3 यही है वो जो धरती की मैग्नेटिक फील्ड के तारों का सितार बजा सकती है। इसका असर तो कुछ मिनटों तक रहता है, मतलब कुछ मिनट का समय तो बहुत है इन एलियंस को ठिकाने लगाने के लिए। हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि E1 इन सब में सबसे ज्यादा ताकतवर है, यानी कि टाइमिंग तो मैटर करती है। लेकिन जरा आप ये सोचो कि हमने जो स्पेस में एक्सरे सेंसर पाल रखे हैं वो किस दिन काम आएंगे? मतलब वो इसी काम के लिए तो पाले थे। तो चिंता ना करो, अगर वो ठीक से काम कर गए तो एलियंस को हम देख लेंगे। अब जरा जानते हैं कि रेडिएशन का असर काहे नहीं होगा। देखो, हमारा एटमॉस्फेयर सोलर रेडिएशन, गामा रेडिएशन, स्पेस रेडिएशन सबको आराम से झेल सकता है। भाई साहब, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से धरती पर जीवन संभव है, क्योंकि अगर ये रेडिएशन धरती पर आ जाता तो यहाँ जीवन संभव नहीं था। बोले तो हमारी धरती ने ये जो एटमॉस्फेयर नाम की चादर लपेटी हुई है ये हमें बचा लेगी। अरे ना बाबू ना, थोड़ी जल्दी कर गए खुशी मनाने में। यहाँ एक समस्या है। नहीं 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 नहीं, भयंकर समस्या है। देखो जी, समस्या ये है कि स्पेस से निकलने वाले एलियंस अगर टेक्नोलॉजी की ABCD के बजाय A to Z पढ़कर बैठे हुए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल काहे करेंगे? ये तो किसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। हो गया सत्यानाश। अब देखो, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि भैया आने तो ससुरों को धरती पर पटक पटक के मारेंगे। कमलेश, निकाल तो अपने दादा की दुनाली। ये सब करके कोई फायदा ना है, तो महाराज ये दुनाली वहीं रख लो जहाँ से निकाली है। वैसे अगर देखा जाए तो एलियंस के धरती पर आने की मैं ज्यादा चिंता नहीं कर रहा हूँ, मुझे बल्कि किसी और चीज की चिंता है, और वो है हमारे एटम बॉम्ब्स के द्वारा पैदा की गई EMP बर्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे इससे हमें क्या परेशानी हो सकती है। देखो भाई साहब, जब ये EMP बर्स्ट अपर एटमॉस्फेयर में फैलेगा तो ये धरती पर मौजूद हमारी सारी टेक्नोलॉजी यानी पावर ग्रिड, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन सिस्टम सबको लपेट लेगा। मतलब सब खत्म, फिनिश, सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सबके सब डेड। अब देखो, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये कहा था कि धरती सेफ है, एटमॉस्फेयर की वजह से सेफ है। तो हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखो भाई साहब, धरती तो सेफ है, लेकिन धरती पर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेफ नहीं है। मैंने ये कहा था कि धरती रेडिएशन से सेफ है, EMP से सेफ नहीं है भाई साहब। अब देखो, एलियंस तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नहीं रहे तो वो तो बच जाएंगे, और भाई साहब हम अटक जाएंगे। तो जी अब क्या करें? देखो, अगर एलियंस की कुटाई करनी है तो हमें थोड़ा बहुत उनकी बायोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ हमसे अपनी बायोलॉजी न संभल रही, आप एलियंस की ओर लाद दो हम पर। अरे ना ना, कछु पढ़ने की जरूरत ना है, बल्कि ये भाई साहब सारे चैप्टर पढ़कर बैठे हैं। ये हैं डॉक्टर रॉबर्ट M. हेजन, कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ वॉशिंगटन में एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स के एक्सपर्ट। अब देखो, इन्हें ये सब कैसे पता, ये तो मुझे भी नहीं पता। अब इनके हिसाब से ब्रह्मांड में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो पानी के बिना पनप सकता हो। अब अगर ये सही है तो शायद अपन लोग एक ऐसा हथियार बना सके जो पानी पर असर डालकर इन एलियंस के कन्ने टाइट कर दे। पर ऐसा क्या हो सकता है? तो भाई साहब वो होगा माइक्रोवेव गन। क्या इसे बनाना संभव है? हाँ जी बिल्कुल है, बन भी चुका है, और ये रहा इसका पेटेंट जो किसी एंड्रू स्टैन पॉडग्रॉस्की के नाम पर है। 2014 में उन्हें ये पेटेंट मिला था, तो जाहिर सी बात है इसका हथियार तो उन्होंने जरूर बनाया होगा। अब जरा ये जानते हैं कि ये काम कैसे करेगा। देखो, जैसा कि आप जानते हो कि माइक्रोवेव पानी के मॉलिक्यूल को बहुत तेजी से घुमाती है, मतलब वाइब्रेट कराती है, जिससे हीट पैदा होती है। तो हमारी ये माइक्रोवेव गन एलियन की बॉडी में मौजूद पानी को वाइब्रेट कराएगी और भाई साहब वो फट जाएगा। हाँ मतलब होना तो यही चाहिए, क्योंकि माइक्रोवेव में जैसे अंडा फटता है एलियन भी फट जाना चाहिए। उम्मीद तो है, बाकी जब सामना होगा सच्चाई का तो तभी पता लगेगा। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। देखो, समस्या है ये कि अगर एलियंस के एक दो जमूरे आ गए तो उन्हें तो हम लपेट लेंगे, लेकिन भाई साहब अगर ये लौट कर ना गए तो उनके यहाँ पर होगी मीटिंग। और मीटिंग में क्या डिस्कस होगा ये सुन लो। फैजल, कब खून खौलेगा रे तेरा? तुमरे अब्बू को मार दिया, दिन दहाड़े भाई को मरवा दिया, तुमरे हाथ से कब चलेगा रे गोली?
कब छोड़ेगा अपना गंजेड़ी नशेड़ी दोस्त सबको? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ फैजल। यार ये डालनी जरूरी थी क्या तुम्हें? इसे कट कर देना। क्लाइमेक्स की ऐसी तैसी हो गई। चलो वापस सीरियस होते हैं, मुद्दे पर चलते हैं। तो जी एक दो एलियन को ठिकाने लगाने के बाद अब आएगी उनकी पूरी फौज और लेंगे हमसे बदला। तो हमें कुछ नया जुगाड़ बनाना पड़ेगा। तो जी प्लान ये है कि हम धरती की गहराई में बड़े बड़े बंकर बनाएंगे। उन बंकर्स के अंदर क्वांटम और सुपर कंप्यूटर लगाएंगे, एक लोकल एरिया नेटवर्क बिछाएंगे। अब क्योंकि हम न्यूक्लियर बॉम्ब से सारी सैटेलाइट उड़ा चुके हैं, तो हमारे कम्युनिकेशन का एकमात्र साधन यही अंडरग्राउंड लोकल एरिया नेटवर्क होगा। और क्योंकि हम धरती के नीचे हैं, तो अपना ये इलेक्ट्रॉनिक तामझाम काफी हद तक EMP से बच जाएगा। अब हम ऑटोमेटिक रोबोट की सेना को इन एलियंस के साथ लड़ने के लिए भेजेंगे, जिनकी बॉडी के ऊपर हाईटेक हाईली सेंसिटिव सेंसर्स लगे होंगे, जो एलियंस के हथियार, उनकी बॉडी की बायोलॉजी, सबकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। यानी उनकी वीकनेस को पता करके सारी इंफॉर्मेशन अंडरग्राउंड बंकर्स में भेजेंगे। अब हम लोग इस सारी जानकारी का इस्तेमाल करके अपने हथियार बनाएंगे और अपना डिफेंस मजबूत करेंगे और ऐसे जाकर उनसे मुकाबला करेंगे। तो ये थी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि अगर एलियंस आ जाएं, तो आज के प्रेजेंट डे में हम किस तरीके से अपनी रक्षा करेंगे। और अगर कोई चीज रह गई हो तो आप ऐड कर देना। देखो टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी काम की बातें थी सब हो चुकी है। तो अगर आप में से किसी को वीडियो छोड़कर जाना है तो वो जा सकता है। अब जरा मैं टॉपिक से हटकर आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, तो अगर आप 1-2 मिनट मुझे और झेल सकते हैं तो सुन लीजिए। देखो आजकल कॉमेडी को लेकर इंटरनेट पर बड़ा बवाल मचा हुआ है और मैं इंडियाज गॉट लेटेंट की बात कर रहा हूँ। अब मैंने कंट्रोवर्सी से पहले इसका नाम कभी नहीं सुना था और वहाँ पर जो भी हुआ उसका मुझे न्यूज के माध्यम से पता लगा। और देखो बाद में मैंने ये देखा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर इसके सपोर्ट और अगेंस्ट दोनों में खड़े हैं। और जो लोग इस तरह के कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग ऐसे लोगों को जिनको ये कंटेंट पसंद नहीं है, उन्हें संघी, फूअड़ और डार्क ह्यूमर को ना समझने वाला कहकर मतलब काफी मजाक उड़ा रहे हैं उनका। अब देखो कौन सही है या कौन गलत है, मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा। मैं आपको मेरा नजरिया बता देता हूँ। देखो मेरे लिए हर वो चीज सही है जिसे हमारे देश का कानून और समाज एक्सेप्ट कर सकता हो या सही मानता हो। मैं खुद भी अपनी वीडियो में कॉमेडी एलिमेंट डालता हूँ, तो मेरी नजर में अगर किसी कॉमेडी को मैं अपने बच्चों के साथ या अपने माता पिता के साथ बैठकर देख सकता हूँ तो वो मेरे लिए सही है। ध्यान दीजिए, वो मेरे लिए सही है। ये सलाह आपके लिए नहीं है। आप अपना डिसीजन लेने के लिए खुद आजाद हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मतलब मैं चीजों को किस नजर से देखता हूँ। मुझे आंख बंद करके फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि किसी को भी आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपको जिसमें जो अच्छा लगे आप वहां से उठा लो, क्योंकि इस दुनिया में परफेक्ट कोई नहीं है। बाकी आपके लिए क्या बेहतर है इसको डिसाइड करने के लिए आप खुद ही समझदार हैं। बस यही एक छोटा सा मैसेज मुझे आपको देना था। सो हो गया और यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।